नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से मामला फंसा हुआ है, खासतौर पर चिराग पासवान का, इसमें ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, कम से कम चुनाव तक। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, चुनाव बाद क्या होगा वो बाद में से, लेकिन चुनाव तक भाजपा नीतीश को नहीं छोड़ना चाहती और नीतीश भाजपा को नहीं छोड़ना चाहती। और इन परिस्थितियों में बच जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जब करते हैं तो एक बात स्पष्ट तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए कि वो नीतीश के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयारी कर चुके हैं। उनके जो संसदीय दल है उसने पास भी कर दिया मोशन। और पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान का नाम बहुत पहले ले लिया था, डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। मिल तो अलग लोगों से रहे थे, लेकिन फाइनल उनका कंक्लूजन था कि चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं जो तेजस्वी यादव के जैसे युवा भी हैं और नीतीश कुमार जैसे फेमस भी हैं। और ये सबसे बड़ी बात इसकी है कि वो मोदी के और शाह के भी बहुत फेवरेट हैं। अब इस गेम को नमन जी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जैसे ही आरएलएसपी की तरफ से एक बयान होता है कि अनकंफर्टेबल है, तुरंत दिल्ली में हलचल होने लगती है और नीतीश कुमार के पंचरत्नों में से 2 रत्न पहुंच जाते हैं दिल्ली और वहां बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि इस गेम में बड़ा चेंज होने वाला है, दिख रहा है उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। हम कई बार भारत लाइव के माध्यम से हम लोगों ने खबरों को बताया है, उसमें हमने बताया है कि एक स्थिति जो बन रही है उसमें 2005 रिपीट हो रहा है। राजनीति में जब कोई एक रास्ता बंद होता है तो ये लगभग हमेशा होता रहा है कि दूसरा रास्ता खुल जाता है। अगर दूसरा रास्ता भी बंद कर दिया जाता है तो तीसरा रास्ता खुलता है। आज बिहार की राजनीति ने तीसरा रास्ता खोल दिया है। हम लगातार बात कर रहे थे तीसरे मोर्चे की, हम बात कर रहे थे कि तीसरा मोर्चा कैसा होगा, हम बात ये भी कर रहे थे कि पप्पू यादव का इसमें रोल क्या होगा, अरुण जो सिन्हा है उनका रोल क्या होगा, अरुण कुमार माफ़ कीजिएगा, अरुण कुमार जी का क्या रोल रहेगा। और यशवंत सिंह आ गए, फिर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, कन्हैया आए, पूरा प्रिया पुष्पम चौधरी आई। इन सभी के आने के बावजूद बिहार में तीसरे मोर्चे में हमने कभी वो कसक वो स्पार्क नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि वो इस हद तक भी पहुंच पाया कि वो बिहार की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके, विकल्प बन पाए। विकल्प की तो बात ही नहीं, वो कहीं लगा भी नहीं बाबा कि कुछ सीटों पर वो लीड ले रहे हैं या ले लेंगे। इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बिहार में 2 दलों के बीच में, 2 गठबंधनों के बीच में ही जनता को चुनना पड़ जाएगा क्या। लेकिन अब परिस्थितिवश बोलिए या जिस भी कारण से बोलिए, बिहार में एक नया गठबंधन बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई, यानी तीसरा गठबंधन। आप रात रात देख रहे हैं, रात रात में वो खबर देख रहे हैं जिस खबर से पूरे दिन और आने वाले 1-2 दिनों की राजनीतिक जो कहा जा सकता है ज़मीन तैयार की जाती है। हम आज आपको खबर बताएंगे, वो खबर होगी तीसरे गठबंधन को लेकर। ये खबर आप इसे बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और बहुत ही ज़्यादा आप एक ऐसे खबर के तौर पे ले सकते हैं जिसमें हम बिहार में हो रही राजनीतिक घटनाक्रमों को, अलग अलग पार्टियों की और जो अंदरूनी चर्चाएं हैं उनको जोड़कर एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करके आपको एक भविष्यवाणी दे रहे हैं, जिसके आधार पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस बात की गारंटी नहीं लेंगे कि ये सत्य ही होगा, लेकिन इसके आधार पर एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा अलग अलग गठबंधनों में समीकरण को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के शासन में काबिज है, अलग अलग गठबंधनों को ट्राई कर लिया है उन्होंने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो कि एक कुशल राजनेता जो अपने प्रभाव को बढ़ाए रखता है वो करता है। तो अब नीतीश कुमार को पटकना है और पटकने के लिए केवल विपक्ष का ही भूमिका महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे में आसपास के गणमुन का भी आवश्यकता पड़ता है। नमन जी, आप खबर कर रहे हैं, खबर नहीं कर रहे हैं आप जी, आप अपनी बातों को तस्दीक करा रहे हैं जी। भारत लाइव के दर्शक जो हैं वो इतने ज़्यादा आप समझिए दूर नहीं हैं राजनीति से, बहुत जानते हैं बातों को और अपनी ही खबरों पे आप आज मुहर लगा रहे हैं जी। इसलिए मेरा आना बहुत जरूरी हो गया था और इसलिए मेरा भी आना जरूरी हो गया क्योंकि रात रात में बहुत दिनों से मैं नहीं आ रहा था। बिल्कुल तो खबर बड़ी है और खबर इस तरह की मोन्यूमेंटली बड़ी है कि हो सकता है कि आने वाले बिहार की राजनीति को बिगाड़ भी दे और बना भी दे। अब मैं वहाँ से याद दिलाता हूँ आप सभी को। नमन जी याद होगा कि पंचनामा के दौरान कहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरों में नीतीश कुमार चाहते हैं कि मेरा विरोधी तेजस्वी ही हो जी, और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि नीतीश के अलावा और कोई विरोधी मेरा नहीं हो। यानी दोनों गेंद को इस पाले से उस पाले करना चाहते हैं, लेकिन तीसरा विकल्प वो
बड़ी मजबूती से सुगबुगाहट के साथ आ रहा था। वो ऑटोमेटिकली हो गया। इन लोगों के कार्यक्रमों की वजह से, इन लोगों के माइंडसेट की वजह से वो हो गया। और तीसरे विकल्प के रूप में जिन लोगों ने प्रयास किया था, एग्रेसिव प्रयास जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ लोगों का नाम लेना बहुत जरूरी है। पप्पू यादव का नाम आप ले सकते हैं। उन्होंने प्रयास किया था, एक सार्थक प्रयास और एक ईमानदार प्रयास जिसको आप कह सकते हैं। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं कि पप्पू यादव जो भी छाटे हुए लोग हैं जिस गठबंधन के, उनको अपना बनाने में लग जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने अपना स्टैंड नहीं बदला है। आज से 3 साल पहले भी बाढ़ में, 2 साल पहले भी जो पटना की बाढ़ में वो व्यक्ति बोल रहा था, वो आज भी वही बोल रहा है। नमन जी, एक और बात है कि जिन चीज़ों को पप्पू यादव ने पहले उंगली रख दिया था, आज वो चीजें महत्वपूर्ण हो गई हैं। जी, वही मैं कह रहा हूँ। नीतीश जी के लिए अच्छे हो गए हैं आजमान जी। और दूसरी तरफ कन्हैया जिनसे वो पहली बार मिले थे, वो महागठबंधन के लिए अच्छे लगने लगे। ये सब चीजें जो आप बता रहे थे, पप्पू हाथ रख देता तो सोना बन जाता है। बिल्कुल, आपने कहा था अरे चिराग पासवान को, आपने गेम चेंजर की बात कही थी। ये भी भारत लाइव के दर्शकों को याद है। हम आज खबर नहीं कर रहे हैं, हम उन बातों को जगह पे लेकर के आ रहे हैं कि भारत लाइव ने जो कुछ भी किया था वो चीजें हमने जब पप्पू यादव को गेम चेंजर के रूप में रखा था, तो कई लोगों ने कहा था कि पप्पू यादव तो वोट कटवाए हैं, ये हम। लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि पप्पू यादव जो लगातार, शायद बिहार के राजनीतियों में कई राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से अपने स्टैंड को नहीं छोड़े हैं, ये एक उनकी उपलब्धि हो सकती है। और इस खबर के अंत में नमन जी, जब हम लोग खबर को बाइंड अप करेंगे, तब ये खबर और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगी। कैसे? अब बता देते दर्शकों को कि हुआ क्या है। देखिए, आपको ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि डू और डाई सिचुएशन में चली गई है महागठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। एक ही विकल्प छोड़ा गया है कि आप वापस जो गठबंधन से आए थे वहीं चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद, माधवन के बयानों के बावजूद, इस बात की आशंका बहुत कम है कि वो गठबंधन को छोड़ेंगे, महागठबंधन को। लेकिन पप्पू यादव ने इसमें गेम खेल दिया है। उन्होंने अपने तरीके से, अपने गुप्तचरों के हिसाब से, अपनी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से सुगबुगाहट तेज कर दी है और कांग्रेस को भी इसमें लपेट लिया है। और इशारा ये हो रहा है कि बिहार की राजनीति में एक ऐसा गठबंधन बन सकता है जिसमें पप्पू और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ होंगे। अब जरा दूसरी तरफ चलते हैं, एनडीए की तरफ चलते हैं। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से मामला फंसा हुआ है, खासतौर पर चिराग पासवान का, इसमें ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि नीतीश कुमार और भाजपा एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं, कम से कम चुनाव तक। मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगा, चुनाव बाद क्या होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन चुनाव तक भाजपा नीतीश को नहीं छोड़ना चाहती और नीतीश भाजपा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इन परिस्थितियों में बच जाते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात जब करते हैं, तो एक बात स्पष्ट तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए कि वो नीतीश के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयारी कर चुके हैं। उनके जो संसदीय दल है उसने पास भी कर दिया मोशन। और पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं चिराग पासवान का नाम बहुत पहले ले लिया था, डिप्टी सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। मिल तो अलग लोगों से रहे थे, लेकिन फाइनल उनका कंक्लूजन था कि चिराग पासवान एक चेहरा हो सकते हैं जो तेजस्वी यादव के जैसे युवा भी हैं और नीतीश कुमार जैसे फेमस भी हैं। और ये सबसे बड़ी बात इसकी है कि वो मोदी के और शाह के भी बहुत फेवरेट हैं। अब इस गेम को नमन जी उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि जैसे ही आरएलएसपी की तरफ से एक बयान होता है कि अनकंफर्टेबल है हम, तुरंत दिल्ली में हलचल होने लगती है और नीतीश कुमार के पंचरत्नों में से 2 रत्न पहुंच जाते हैं दिल्ली और वहां बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात को बता रहा है कि इस गेम में बड़ा चेंज होने वाला है, दिख रहा है उससे ज्यादा बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। हम कई बार भारत लाइव के माध्यम से हम लोगों ने खबरों को बताया है, उसमें हमने बताया है कि एक स्थिति जो बन रही है उसमें 2005 रिपीट हो रहा है। 15 साल के बाद इतिहास खुद को दोहराता है। 15 साल के बाद एक बार फिर से 2005 में जो स्थितियां हुई थी और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान गेम चेंजर बने थे, हो सकता है कि इस बार भी वो स्थितियां बन जाए। आपको याद होना चाहिए, बाबा जो समझाना चाह रहे हैं मैं समझा दूं शॉर्टकट में। नीतीश अलग, लालू अलग और रामविलास पासवान अलग, और तीनों चुनाव लड़े थे और रामविलास पासवान के हाथ में चाबी चली गई थी। बिल्कुल 29 सीटें लेकर के वो एकदम अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया था। उसी समय से नीतीश, मैंने आपको पंचनामा में बताया था कि नीतीश कुमार के रडार पर आ गए पासवान, और पासवान की राजनीति समाप्त करना सबसे पहली प्राथमिकता बन गई थी नीतीश कुमार की। उन्होंने समझ लिया कि जो महादलित की मैं बात कर रहा हूँ, इस वोट बैंक पे अगर मैं अपना आधिपत्य कर लूँ तो एमओआई भी तोड़ दूंगा और बिहार की सत्ता में हमेशा काबिज भी रहूंगा। और देखिए जी, जो चाबी लेकर भागे थे रामविलास पासवान, वो चाबी अंत में नीतीश कुमार के जेब में से निकली, और नीतीश कुमार के जेब में से ही नहीं निकली। ये बात खुद चिराग पासवान भी जानते हैं
कि उनके पिता की राजनीति को कुछ अगर डैमेज करता रहा है तो वो है नीतीश कुमार। बिल्कुल, जब नीतीश कुमार साथ आते हैं तो महादलितों के लिए भी, पासवान के लिए भी, सबके लिए बात करते हैं। लेकिन जैसे ही जब पासवान से अलग होते हैं, वो यहाँ तक अपने मैंने बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रामविलास पासवान की बात नहीं चलती है। लगातार रामविलास पासवान बीमार हैं, सभी लोग बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन कौन उनसे बात नहीं कर रहा है? नीतीश कुमार। बिल्कुल, सारी बातों के बीच में नमन जी अब एक बात है कि तीसरा विकल्प कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है, और तीसरे मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी एक नाम बहुत तेजी से आ सकता है, और वो नाम चिराग पासवान का हो सकता है जी। और ये कवायद शुरू भी हो गई है। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में हो, पटना में, हर जगह मुलाकातें हो रही हैं। कई मुलाकातें छुप छुपा कर हो रही हैं। इसी क्रम में कहीं ना कहीं एक बड़ी जुगाड़ कर ली गई है। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर दिया गया है, चिराग पासवान को भी ऑफर दिया गया है। बिहार में आप तीसरा गठबंधन देख सकते हैं, जिसे तीसरा गठबंधन ही कहकर बनाया जाए, और इसमें आप पप्पू यादव को, उपेंद्र कुशवाहा को और चिराग पासवान को देख सकते हैं। एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा था जी। ये समीकरण सारे गठबंधनों में लगभग इस बार बनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली महागठबंधन के लिए ये बहुत घातक हो सकता है। और जो बातें नमन जी बार बार कर रहे थे, और कहा जा रहा था कि महागठबंधन से कहीं आरजेडी को अलग मत कर दिया जाए, तो ये भी बातें अब सामने नजर आ रही हैं। नहीं तो एक तरह की तैयारी, इसे अब समझ सकते हैं कि आरजेडी रहित महागठबंधन की जो परिकल्पना है वो शुरू हो गई है। और इसमें देखिए, मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं मांझी को अपनी तरफ करके वो जो क्वेश्चन है चिराग पासवान का, उसे कंपनसेट करने का कहीं ना कहीं उपाय लगा लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को उनकी जगह को भरने के लिए क्या केवल वीआईपी काफ़ी होगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। बड़ा वोट बैंक जरूर है, लेकिन सीपीआई पर जिस तरह से नज़रें अभी इनायत नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव और बाकी दलों में जो आना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से एक बात बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर महागठबंधन में रहेगा कौन? क्या केवल कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में रहेगी? और ऐसा अगर रहा तो फिर महागठबंधन कितना मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी? जब 5 दल थे तो 1 सीट जीते थे बिल्कुल लोकसभा में, अब जब 3 ही दल दिख रहे हैं विजिबली सामने, तो फिर ऐसे में कितना मजबूत होगा महागठबंधन? सवाल, आप हमारे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है। रातों रात की इस श्रृंखला में बहुत छोटी खबर थी, बहुत कम खबर थी, इसलिए हम दोनों ने आपको खुद ही अपने जो आकर आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किया। एक बात जरूर आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में आज नहीं तो कल एक बड़ा बदलाव होने वाला है, और ये बदलाव पोस्ट पोल अलायंस के तौर पर भी होगा। तो इस सभी राजनीतिक श्रृंखलाओं के लिए, सभी राजनीतिक घटनाओं के लिए आप भारत लाइव पर विश्वास कर सकते हैं। भारत लाइव की खबरों पर आप तस्दीक कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको ऐसी खबरें लगातार मिलती रहेंगी। बाबा से और मुझसे भी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।